वहीं सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहे तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सवालों की झड़ी लगा दी। इस दौरान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ये बैठक बहुत पहले होनी चाहिए थी। शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को भरोसा तो दिलाया, लेकिन इस दौरान उनको कई ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ा जो इस वक्त सभी के जहन में घूम रहे थे। इस दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जो सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। लेकिन सवाल पूछने से पहले सोनिया गांधी ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई सवाल पूछे, मसलन चीनी सेनाओं ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र में किस तारीख को घुसपैठ की? सरकार को हमारे क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बारे में कब जानकारी हुई? खबरों की माने तो घुसपैठ 5 मई को हुई। क्या ये सही है या फिर घुसपैठ उसके बाद हुई? क्या सरकार को नियमित रूप से हमारे देश की सीमाओं की सैटेलाइट तस्वीरें नहीं मिलती? क्या हमारी खुफिया एजेंसी ने एलएसी पर घुसपैठ की जानकारी नहीं दी? क्या सेना की इंटेलिजेंस ने सरकार को एलएसी पर चीनी कब्जे और भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की मौजूदगी के बारे में आगाह नहीं किया? क्या सरकार ये स्वीकार करेगी कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है? इन सवालों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी समेत सभी विपक्षी दल सैनिकों के साथ पूरी तरह से एकजुट होकर खड़े हैं। हमारी सेनाएं सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। वहीं पीएम मोदी की धुर विरोधी मानी जाने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का लहजा इस बार तल्ख नहीं था। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन दिया और कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिससे संदेश गलत जाए। साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ने यह भी कहा कि हम सबको मिलकर चीन का मुकाबला करना है। सर्वदलीय बैठक में शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान हथियार ले जाएं या नहीं, ये समझौते पर निर्भर करता है। पवार ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते का सम्मान होना चाहिए। वहीं मायावती ने भी चीन के मुद्दे पर कहा कि राजनीति करने का वक्त नहीं। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो ने सलाह दी कि व्यापार के मोर्चे पर चीन को घेरना चाहिए। तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और जो भी फैसला देश की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी लेंगे उसमें पार्टी का समर्थन होगा। भारत हमेशा से युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में विश्वास रखता है, पर हकीकत ये भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर अपने आप को प्रूव भी किया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा पुलवामा की घटना के दौरान, तो उन्होंने अपनी बातों को सही ठहराया। इस बार भी मुझे विश्वास है जब किसी ने भी भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने का प्रयास किया है तो उसे उसी की भाषा में उचित जवाब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। बट बहरहाल उचित समय पर जो भी उचित फैसला हमारे प्रधानमंत्री लेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से प्रधानमंत्री जी के उस फैसले के साथ खड़ी रहेगी। तो पीएम मोदी के इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? चीन के मामले में हिंदुस्तान कोई बड़ा फैसला ले सकता है, जैसा कि उरी और पुलवामा के आतंकी हमलों के बाद लिया गया था, क्योंकि देश का खून अभी भी शहीद हुए 20 जवानों की चिता की आग में उबल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक गलवान में शूरवीरों को आखिरी विदाई दी गई और उनके अदम्य शौर्य और शहादत को सलाम किया जा रहा है। सवाल चीन की धोखेबाजी पर तो उठ ही रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर चीन से लगी सरहद की निगहबानी कैसे होती है? क्या भारतीय फौजी गलवान घाटी में हथियारों से लैस थे? आम हिंदुस्तानी के मन में ऐसे कई सवाल हैं जो धधक रहे हैं, जिनका जवाब हमने सेना के 5 रिटायर्ड जनरलों से जानने की कोशिश की। देखिए।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरु एक फौजी, सैनिक और हथियार हर वक्त इकट्ठा रहते हैं, स्पेशली बॉर्डर एरिया में और जहां पर भी टेंशन होती है। एक फौजी और उसका हथियार कभी भी सेपरेट नहीं होते हैं, इनसेपरेबल हैं। लेकिन देखिए, जिस स्थिति के बारे में आपने ये सवाल पूछा है, वहाँ पर जब नॉर्मल फेस ऑफ होता है तो कोई फायरिंग नहीं की जाती है। एलएसी के ऊपर हर कोई हथियार के साथ ही पेट्रोलिंग करता है, बगैर हथियार के कोई पेट्रोलिंग नहीं करता। पेट्रोलिंग के दौरान जमीन के हालात को देखते हुए, विजिबिलिटी को देखते हुए, दोनों जवानों के बीच में का फासला होता है और कोई झुंड में नहीं जाता है। टैक्टिकल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए एलएसी के ऊपर हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। मतलब लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी पर तैनात जवानों के कंधे पर बंदूक तो रहती है, लेकिन करार के मुताबिक बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सवाल नंबर 2, लद्दाख में एलएसी पर कैसे पेट्रोलिंग होती है? लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से लगी सरहद का बड़ा हिस्सा मुश्किल पहाड़ और दर्रों के बीच से गुजरता है। पहाड़ों के बीच उफनते नदी नाले और घने जंगल भी हैं। ऊपर से मौसम का मिजाज भी सरहद के निगहबानों के लिए मुश्किल खड़ी करता है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये दोनों साइड की यूनिलैटरल है। पूर्ण रूप से मालूम नहीं है कि उनकी लाइन कहाँ तक है और हमारी लाइन कहाँ तक है। इसके कारण कुछ एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है। जब भी हमारे पेट्रोल जाते हैं और अगर दूसरे का पेट्रोल सामने में आता है तो उस वक्त के अंदर में दोनों पेट्रोल रुक जाते हैं। जो फेस ऑफ नॉर्मल तरीका है उसको रिजॉल्व करने का, वो इस प्रकार है कि आप बैनर दिखाते हैं कि दूसरे साइड को कि आपकी पेट्रोलिंग हमारे इलाके में है और वापस चले जाइए। एलएसी एक इमेजिनरी लाइन है जिसको कि दोनों देशों के बीच में बॉर्डर माना जाता है। लद्दाख के अंदर इस एलएसी को जमीन पर नहीं दिखाया गया है, ना ही बाउंड्री पिलर से, ना कोई बार्ब्ड वायर से। इसकी कोई डिमार्केशन नहीं है। एक परसेप्शन है जो कि भारतीय सेना और चीनी सेना का अलग अलग है और आपस में इनके अंदर अंतर रहता है। जो पॉइंट हम समझते हैं एलएसी का है, वहां तक हम पेट्रोल करते हैं। जो पॉइंट वो समझते हैं एलएसी का, वो वहां तक उसकी पेट्रोलिंग करते हैं। ऐसे में भारत चीन सीमा पर निगरानी के लिए आईटीबीपी की चौकियां हैं, तो भारतीय फौज के जवान हड्डियां गला देने वाली ठंड में अपनी बंदूकों को नीचे की ये सरहद की निगहबानी करते हैं, वो भी पूरे अनुशासन के साथ। दोनों देशों के बीच के जब पेट्रोल अगर आमना सामने आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। आपके पास हथियार है पर आप उसको नहीं चलाएंगे, जिससे कि स्थिति जो है नाजुक होती है और बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। अगर अपने को एलएसी के ऊपर कोई संदेह है तो आप उसको अपने हायर हेडक्वार्टर्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन इस एसओपी में के द्वारा आप एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिटायर्ड जनरलों का साफ साफ कहना है कि भारतीय सेना के जवान कभी भी अनुशासन और नियम नहीं तोड़ते। एलएसी के लिए तय नियमों के हिसाब से अपने इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं। सवाल नंबर 3, भारत चीन के बीच एलएसी पर क्या संधि है? चीन के साथ 90 के दशक में रिश्तों में नई गर्माहट 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीन दौरे से हुई। 1993 के बाद से दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर बात शुरू हुई। इसी दौर में हुए एक समझौते में कहा गया कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक एलएसी पार करते हैं तो दूसरी ओर से आगाह किए जाने के बाद वह तुरंत अपने क्षेत्र में वापस लौट जाएंगे। 3 साल बाद एक और करार हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे एचडी देवगौड़ा। इस समझौते के मुताबिक अगर और ये भी कहा गया है कि जब फेस ऑफ होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, रिस्ट्रेंट और कंट्रोल करने के लिए और डीएस्केलेशन करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। और इतना बारीकी से ये भी कहा है कि जो
LAC के 2 किलोमीटर के अगर आप कोई ब्लास्ट करते हैं, जो कोई फायरिंग करते हैं, तो उसकी पहले जानकारी दे देनी चाहिए दूसरी साइड को, ताकि ऐसे अलार्म ना हो। इतने डिटेल में है। LAC को डोमिनेट करने के कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं, जिसमें लिखा गया है कि जब भी अगर दोनों सेनाएं बिल्कुल नजदीक आएंगी तो वो हर मामले को बातचीत के जरिए सुलझाएंगी और किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये एक प्रोटोकॉल है जो पिछले 50 सालों से LAC के ऊपर चलती रही है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा 15-16 जून को की रात को जो हादसा हुआ, उसमें दोनों तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं हुई, जबकि दोनों सेनाओं के पास हथियार मौजूद थे। आर्मी के रिटायर्ड जनरलों का साफ साफ कहना है कि LAC पर भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग के नियम तय हैं और भारतीय फौज तय नियमों के हिसाब से ही पेट्रोलिंग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।